सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगिताओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, पुलिस भर्ती परीक्षा, सीजीपीएससी, व्यापम परीक्षा, बैंकिंग, पटवारी भर्ती, शिक्षक चयन परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत है। आज आज हम लोग सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था संविधान का प्रैक्टिस वर्कबुक भाग 1 करेंगे। और जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? इसमें ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी दिया है 13 मार्च 1949। ऑप्शन नंबर डी दिया है 26 नवंबर 1949। तो इसका उत्तर फिर से प्रश्न एक बार दोबारा सुन ले। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 470 12। ऑप्शन नंबर बी दिया है 427 6। ऑप्शन नंबर सी दिया है 312 8। ऑप्शन नंबर डी दिया है 390 9। एक बार प्रश्न फिर सुन ले कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इसका उत्तर है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 470 हैं और 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती। वास्तव में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं, वरन समुची जनता चाहेगी, वहाँ तक हम रहेंगे। यह संविधान सभा के विषय में किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी दिया है NG अयंगर। ऑप्शन नंबर डी दिया है GV मावलंकर। तो इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं, वरन समुची जनता चाहेगी, वहाँ तक हम रहेंगे। यह संविधान सभा के विषय में किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है संविधान संसदात्मक व्यवस्था स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है संविधान ने अस्पृश्यता का अंत किया है। ऑप्शन नंबर सी दिया है
केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल की व्यवस्था की है? ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रत्येक राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है। प्रश्न एक बार पुनः सुन लें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है। बाकी ए बी सी उत्तर सही है। इसमें प्रमुख विशेषता नहीं है कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा प्रत्येक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किस विदेशी संविधान से प्रभावित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी दिया है पाकिस्तान। एक बार फिर प्रश्न सुन ले कि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप, यहाँ कहा है संघीय स्वरूप किस विदेशी संविधान से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है किस विदेशी संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की प्रधानता व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी दिया है यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्विट्जरलैंड। प्रश्न फिर एक बार सुन ले, किस विदेशी संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की प्रधानता व न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 42वां संविधान संशोधन है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी दिया है 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी दिया है 39वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। पुनः एक बार प्रश्न सुन ले, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है 350, ऑप्शन नंबर बी दिया है 360, ऑप्शन नंबर सी दिया है 389, ऑप्शन नंबर डी दिया है 359। पुनः एक बार प्रश्न सुन ले कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 389। अगला प्रश्न, भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान निर्मात्री सभा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन नंबर ए दिया है सहयोगपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी दिया है लीग ने इसका बहिष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी दिया है पहले सहयोग तत्पश्चात असहयोग, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपेक्षापूर्ण। प्रश्न दोबारा सुन ले, भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान निर्मात्री सभा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो इसका उत्तर होगा लीग ने इसका बहिष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए दिया है, संविधान सभा में केवल ब्रिटिश प्रांतों के प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी दिया है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार द्वारा संपूर्ण भारत से चुने गए प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर सी दिया है, संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी दिया है, संविधान सभा की कार्यवाही में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। एक बार प्रश्न फिर से सुन ले। संविधान सभा की रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा में प्रांतों व राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्रमशः 273 व 81 थी। ऑप्शन नंबर बी दिया है, क्रमशः 296 व 93 थी। ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्रमशः 321 व 49 थी। ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न दोबारा सुन ले। संविधान सभा में प्रांतों व राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या, तो इसका उत्तर है क्रमशः 296 व 93 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी दिया है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी दिया है, महात्मा गांधी। प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न है, एक 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 सत्र में कितने दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर सांसद या विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी दिया है 40 दिन। ऑप्शन नंबर सी दिया है 50 दिन। ऑप्शन नंबर डी दिया है 60 दिन। आप प्रश्न एक बार फिर से सुन लें कि एक सत्र में कितने दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर संसद या विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 60 दिन। प्रश्न है 14 नंबर, संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया है सी, राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर सी दिया है सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर डी दिया है बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर बी दिया है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर सी दिया है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहम्मद सादुल्लाह। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
इसमें कह रहा है कि सदस्य नहीं था, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आपका देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर तो थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख ये नहीं थे, अब मोहम्मद सादुल्लाह ये थे। तो इसका उत्तर होगा 15 नंबर का सी, चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को की संविधान में व्यवस्था करने का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए दिया है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का अभिकरण बनाना। ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्यकारिणी की अधिकारवादी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर सी दिया है न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी दिया है संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, नीति निर्देशक तत्वों की संविधान में व्यवस्था करने का क्या कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान को सामाजिक परिवर्तन का अभिकरण बनाना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा संघ की औपचारिक कार्यपालिका शक्ति, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रधानमंत्री को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी दिया है मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी दिया है संसद को प्राप्त है। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, भारत के संविधान द्वारा संघ की औपचारिक कार्यपालिका शक्ति, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी दिया है लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी दिया है परिसीमन आयोग। ऑप्शन नंबर डी दिया है संसद। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी परिसीमन आयोग। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत में समस्त राज्य सत्ता का स्रोत जनता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रस्तावना संविधान का झरोखा है जो संविधान आदर्शों को स्पष्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या करने में कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रस्तावना राष्ट्र की एकता व अखंडता पर बल देती है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो जो सत्य है उसको हम जानकारी रखेंगे। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत में समस्त राज सत्ता का स्रोत जनता है, तो सही है। ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना संविधान का झरोखा है जो संविधान में निहित आदर्शों को स्पष्ट करती है, भी सही है। ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या करने में कोई महत्व नहीं है, तो इसका उत्तर यही होगा सी। ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना राष्ट्र की एकता व अखंडता पर बल देती है, तो ये तो सत्य है, लेकिन असत्य ये है सी नंबर प्रस्तावना का संविधान की व्याख्या करने में कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य समानता की स्थापना का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य लोगों के आर्थिक स्तर को उठाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य पूंजी के एकाधिकार को रोकेगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि राज्य पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। एक बार प्रश्न फिर सुन ले,
कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है। यहाँ पे प्रश्न बोला है कौन सा अर्थ नहीं है समाजवाद का। देखिए, राज्य समानता की स्थापना का प्रयास करेगा, ये तो सही है। राज्य लोगों के आर्थिक स्तर को उठाएगा, यह भी सही है। राज्य पूंजी के एकाधिकार को रोकेगा, ये भी सही है। यानी इसका अर्थ है, तीनों अर्थ हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर नंबर डी होगा कि राज्य पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रयोग धर्मनिरपेक्षवाद का कौन सा अर्थ नहीं है। यहाँ भी प्रश्न ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्षवाद का कौन सा अर्थ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, राज्य सभी लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है, राज्य का अपना धर्म होगा लेकिन लोग अन्य धर्म भी मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि राज्य सभी धर्मों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने का अवसर देगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है, राज्य नौकरियों में धार्मिक भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि प्रस्तावना में प्रयोग धर्मनिरपेक्षवाद का कौन सा अर्थ नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राज्य का अपना धर्म होगा लेकिन लोग अन्य धर्म भी मान सकते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ कौन है, यानी इसका उत्तर तो बी होगा। और इसको भी आप ध्यान देते रहेंगे कि अर्थ है में कौन सा होगा, राज्य सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, राज्य सभी धर्मों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने का अवसर देगा, राज्य नौकरियों में धार्मिक भेदभाव की नीति अपनाएगा। राज्य नौकरियों में धार्मिक भेदभाव की नीति अपनाएगा, अर्थ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ नहीं है। एक मिनट, इसका उत्तर डी होगा। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या होगा, ये इसका उत्तर डी होगा। ठीक, राज्य नौकरियों में धार्मिक भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अदालत द्वारा लागू करवाया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाँ, बी में नहीं, सी में कुछ, डी में कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा। यहाँ पे प्रश्न कहा है कि क्या भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अदालत द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो नीति निर्देशक, यहाँ ध्यान देना है कि नीति निर्देशक के सिद्धांतों को अदालत के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि नहीं, नीति निर्देशक को यह लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्योंकि वे संविधान के अंग हैं और संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, क्योंकि वे प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्योंकि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, क्योंकि उन्हें अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। तो प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहते हैं। तो मूल अधिकार इसलिए कहते हैं कि इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे संविधान के अंग हैं और संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका
साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नैतिक बल, ऑप्शन नंबर बी दिया है न्यायिक बल, ऑप्शन नंबर सी दिया है राजनीतिक बल, ऑप्शन नंबर डी दिया है जनमत का बल। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में किसका साथ है? तो इसका उत्तर होगा बी न्यायिक बल। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दिया है संसद, ऑप्शन नंबर सी दिया है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई भी नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दिया है संसद, ऑप्शन नंबर सी दिया है लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी दिया है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा संसद। संसद इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8, ऑप्शन नंबर डी दिया है 9। प्रश्न एक बार फिर सुन ले कि मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था? तो इसका उत्तर है 7। बाद में एक हटा दिया गया था, लेकिन मूल संविधान का है, इसलिए इसका उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 किया गया? ऑप्शन नंबर ये दिया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर बी दिया है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन नंबर सी दिया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन नंबर डी दिया है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। एक बार प्रश्न फिर से सुन लें कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 किया गया? तो इसका उत्तर होगा सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर है सी नंबर संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुच्छेद 21। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 31 में।
आज हम लोग यहीं तक का प्रश्न हल करेंगे। आ, 2 दिन यानी 1 दिन के बाद पुनः हम लोग हल करेंगे प्रश्न। जो छात्र नए हैं वो छात्र हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ को सब्सक्राइब कर लें। लाइक बटन, अगर आपको यह मेरा टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। लाइक बटन दबा करके आज यह पाठ हम लोग अंत करते हैं। धन्यवाद।